इस बीच में आपको बता दें कि वैदिक पर जो देशद्रोह का आरोप लग रहा है और कई कांग्रेस पर के तमाम नेताओं ने कहा है कि उन पर यह मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन इस बीच में वेद प्रताप वैदिक ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सईद को जानना था, मैं पत्रकार होने के नाते हाफिज सईद से मिला था। वेद प्रताप वैदिक अब से कुछ समय पहले ये सफाई देते नजर आए कि मैं एक पत्रकार होने के नाते, अब भी वो कुछ कह रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं वैदिक। 1966 को हिंदुस्तान की संसद में इससे बड़ा हंगामा हुआ था। उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मधु लिमय को, किशन पटनायक को मार्शल निकालने के लिए दौड़े थे। मारपीट की नौबत आ गई थी। तो मुझे किसी से जबरदस्ती जोड़कर देखना बिल्कुल अनुचित है। इसका मतलब ये नहीं कि रामदेव जी का और मेरा संबंध नहीं है, बहुत गहरा संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, एक सन्यासी और गृहस्थ का संबंध है। वो मुझे पिता की तरह आदर देते हैं और मैं उनको सन्यासी की तरह गृहस्थ होने के नाते अपना आदरणीय मानता हूँ। इसलिए उस संबंध को यहाँ क्यों घसीट रहे हैं? कश्मीर का जो इंटरव्यू आपने दिया था, कौन सा हिस्सा आपको ऐसा लगता है जिसको रिलेवेंट नहीं माना जा रहा और उसका बतंगड़ बनाया जा रहा है? जी, कश्मीर के मामले में जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं समझता हूँ कि वो ऐतिहासिक है। उसमें भारत के भविष्य के निर्माण की बहुत बड़ी भूमिका मैंने रची है। उस इंटरव्यू में मैंने कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाने का तर्कपूर्ण खंडन किया है और ज़ोरदार खंडन किया है। कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना यानी भारत को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान का और भयंकर नुकसान होना और कश्मीर का विनाश होना है। मैंने उसमें कहा है कि यूएन प्लेबिसिट के बाद थर्ड ऑप्शन को एक्सरसाइज करना बड़ी भारी मूर्खता होगी। बेनज़ीर भुट्टो से मैंने कहा कि आप कहती हैं कि आप हमारे कश्मीर को आज़ाद कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने कश्मीर को आज़ाद करने के लिए तैयार हैं? आज़ाद करना मतलब अलग राष्ट्र बनाने के लिए। वो चुप हो गई। दूसरे दिन उन्होंने अखबारों में बयान दिया कि थर्ड ऑप्शन इज़ रूल्ड आउट। तो मैं तो पहले से ही रूल आउट करता हूँ। अगर आप थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे यानी कश्मीर न भारत में रहे न पाकिस्तान में रहे और एक होकर एक अलग राष्ट्र बन जाए, तो वो पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत विनाशकारी घटना होगी। ये मैंने उस इंटरव्यू में कहा है। लेकिन एक मिनट सुन लो। लेकिन ये बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने कही है कि कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना बहुत ही विनाशकारी घटना होगी पूरे दक्षिण एशिया के लिए। उस इंटरव्यू को जो अनैतिक पत्रकार लोग, अनैतिक पत्रकार उनसे कहता हूँ, उन पत्रकारों को आप जैसे नौजवानों को चाहिए कि दंडित करें। वो मेरे इंटरव्यू को पूरा नहीं चला रहे हैं। आज़ादी आज़ादी के वो जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, उनको पकड़ के चला रहे हैं और उन्होंने हमारी संसद को गुमराह कर दिया है। अच्छे अच्छे मेरे मित्र गुलाम नबी आज़ाद जैसे, उनको मस्खरे की तरह पेश कर दिया है। वो कुछ भी उटपटांग बातें बोल रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि उस इंटरव्यू को पूरा सुने और उसमें जो मैंने सुझाव दिए हैं, उसमें मैंने एक नए भविष्य की कल्पना की है। उसमें सिर्फ कश्मीर को ही नहीं बनाने के लिए मैंने नहीं कहा है, और भी बातें कही है। मैंने ये कहा है कि जो हिस्से हमारे दक्षिण एशिया में टूटने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने देशों से, उन्हें हमको जोड़ने की बात करना चाहिए और हमको इन सारे देशों को मिला के यूरोपियन महासंघ जैसा एक बड़ा भारी दक्षिण एशियाई महासंघ बनाना चाहिए। मैं कश्मीर को अलग देश बनाने की बात कहूँगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तब कहूँगा। सर, वैसे आप अपने दोस्तों का ब्यौरा दे रहे हैं। पूरे एशिया में आपके बहुत सारे दोस्त हैं और उन्हीं दोस्तों के वेद प्रताप वैदिक अपनी सफाई देते हुए कि अगर मैं कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कहूंगा तब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तभी मैं बात कहूंगा। आपको बता दें कि वेद प्रताप वैदिक बार बार ये बात कह रहे हैं कि कुछ अनैतिक पत्रकारों ने, कुछ मीडिया के कुछ लोगों ने पूरा इंटरव्यू, मेरी पूरी बात उस इंटरव्यू में नहीं कही है। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज़ एक्सप्रेस के दर्शक वेद प्रताप वैदिक का वो पूरा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर, दोनों कश्मीरों को मिलाने की बात कही है, शाम 6 बजे आप न्यूज़ एक्सप्रेस पर वो पूरा का पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। तो वेद प्रताप वैदिक सफाई देते हुए, अभी आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे अपने इंटरव्यू के विवादित हिस्से पर। उनका कहना है कि मैंने ऐतिहासिक एक काम किया है भारत के भविष्य को देखते हुए। अब आपको उनका वो इंटरव्यू सुनाते हैं जिसमें आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात और फिर कश्मीर पर जिनका बयान आया, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। वैदिक ने दरअसल एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान को कोई एतराज़ न हो तो कश्मीर को आज़ाद मुल्क घोषित कर देना चाहिए, इसमें हर्जी क्या है। और वैदिक के इस विवादास्पद बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो गया है।
एक तरीके से राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। हफीज सईद से मिलने वाले पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने कश्मीर पर क्या देशद्रोही बयान दिए हैं? ये तजवीज पाकिस्तान मान लेता है, पाकिस्तान के नेता मान लेते, तो क्या इंडिया को ये कबूल होगी कि थर्ड ऑप्शन के कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए? ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर दोनों तरफ के कश्मीरी तैयार हों और हम दोनों मुल्क भी तैयार हों तो ये कर देने में कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 आतंकी हफीज सईद से वैदिक की मुलाकात पर मचा बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इतने में वैदिक के एक बयान ने देश की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। इस तरह के आरोप लगाना कि वो किसी के दूत बनकर गए थे कि अगर पाकिस्तान के न्यूज चैनल डॉन को दिए इंटरव्यू में भारतीय पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने कश्मीर पर विवादास्पद बयान दिया है। वैदिक से जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि क्या कश्मीर को आजाद मुल्क घोषित कर देना चाहिए, तो वेद प्रताप वैदिक ने क्या जवाब दिया, एक बार फिर सुनिए। ये तजवीज पाकिस्तान मान लेता है, पाकिस्तान के नेता मान लेते, तो क्या इंडिया को ये कबूल होगी कि थर्ड ऑप्शन के कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए? ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर दोनों तरफ के कश्मीरी तैयार हों और हम दोनों मुल्क भी तैयार हों तो ये कर देने में कोई बुराई नहीं है। जिस कश्मीर को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, उस कश्मीर पर वैदिक के इस विवादास्पद बयान से देश की सियासत में आग लग गई है। इस तरह की अगर वो बात कहें तो बहुत ही निंदनीय है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सरकार को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि वो न सरकार के प्रतिनिधि हैं न सरकार के दूत हैं, तो सरकार की ओर से आपको इस विषय की टिप्पणी किस औचित्य से मांग रहे हैं और किस औचित्य से हम इस पर टिप्पणी करें? कि जो पत्रकार जो है कोई वैदिक, उसने इस प्रकार से कमेंट की है कि कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहिए, दोनों कश्मीर मिलके एक, ऐसा मैंने अभी अभी सुना है। अगर ये सच है तो ये वैदिक किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, उसकी विचारधारा क्या है मुझे मालूम नहीं। ऐसे व्यक्ति को इस देश में रहने का अधिकार नहीं। तो एक तरीके से राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है जो देश की एकता अखंडता को भी खतरे में डाल सके। यही भारतीय जनता पार्टी आज उसको मिस्टर वैदिक के पासपोर्ट के बारे में क्या कहना है, आज उसको अरेस्ट करने के बारे में क्या कहना है, आज कोई भी बात नहीं कहते। इसमें करोड़ लोगों का करोड़ निजी मत हो सकते हैं। पीओके नाम का जो क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का अवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनली या इलीगली पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन है। उसको मुक्त कराना एकमात्र भारत के पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन का संकल्प है। कश्मीर पर बयान और हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात को विपक्ष ने सदन में हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सफाई देने आगे आईं। अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत कैटेगोरिकली और अनइक्विवोकली आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहती हूं कि श्री वेद प्रताप वैदिक की पाकिस्तान यात्रा या वहां हुई हाफिज सईद से उनकी मुलाकात से भारत सरकार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऑलरेडी इस संबंध में स्टेटमेंट सुषमा जी ने हाउस में दे दिया है। वैदिक मामले के जरिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, जिस पर वैदिक और बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। Thank you. Yeah, he's a RSS man. मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक दिन भी सदस्य नहीं रहा। हिंदुस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं एक दिन भी नाम मात्र के लिए भी कभी सदस्य नहीं रहा। कुछ लोगों को आरएसएस सुबह शाम को दोपहर में याद आता है। हम लोग क्या करें? आरएसएस एक राष्ट्रीय देशभक्त और एक रचनात्मक संगठन है। जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ता और कानपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वैदिक के पुतले फूंके और जमकर नारेबाजी की। पूरे मामले पर वेद प्रताप वैदिक की तरफ से सफाई भी आ गई, लेकिन सफाई में उनका रुख वही पुराना था जो डॉन न्यूज को दिए इंटरव्यू से मेल खा रहा था। मैं ये चाहता हूं कि जो कश्मीर हम दोनों देशों के बीच में खाई बना हुआ है, वहां से वो उठे
और एक सेतु बन जाए, एक पुल बन जाए, दोस्ती का ब्रिज बन जाए। बोले वो कैसे बनेगा? हम कहा दोनों कश्मीरों के बीच व्यापार चले, दोनों कश्मीरों के बीच वाहन आए जाएं, दोनों कश्मीरों के बीच वीजा और पासपोर्ट खत्म हो जाए। कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से ही विवाद रहा है। भारत के लिए कश्मीर एक अभिन्न अंग है, तो पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक जमाता है। ऐसे में वेद प्रताप वैदिक के कश्मीर को अलग मुल्क बनाने वाले बयान पर विपक्ष चाहता है कि मोदी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अजय झा की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि वेद प्रताप वैदिक का डॉन टीवी को दिए गए इंटरव्यू जिन पत्रकार ने लिया था, इफ्तिकार शिराजी, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से। इफ्तिकार साहब, स्वागत है आपका। यहाँ पर हंगामा बरपा है और वेद प्रताप वैदिक ये कहते हैं कि पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाया गया मेरा। मैंने कश्मीर के संबंध में, दोनों तरफ के कश्मीर के संबंध में जो बात कही थी उसको पूरा नहीं दिखाया जा रहा और उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने सवाल क्या किया था उनसे और उसका पूरा जवाब उन्होंने जो भी दिया तफसील से, वो आप हमको बता सकें तो। देखिए, मैंने उनसे कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कश्मीर का मुद्दा है और जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा तो ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे। और बात की जाती है मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है, जो कि इंडिपेंडेंट कश्मीर का ऑप्शन है, क्या इस ऑप्शन को भी लिया जा सकता है? तो उनका जवाब हाँ में था। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, अगर इस मुद्दे को हल करने के लिए ये ऑप्शन भी लेना पड़े तो दोनों मुल्क ले सकते हैं। और अगर कश्मीरी चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ भी नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते, तो उनको आजाद किया जा सकता है। उनको ये मर्जी होनी चाहिए कि वो अपने सरबराह खुद चुने, वो अपने मामलात खुद चलाएं। उनको अगर ये इम्प्रेशन उनका ये एक है कि उनको गुलाम के तौर पर रखा जाए, तो ये गुलामी का इम्प्रेशन खत्म होना चाहिए और उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने की है। और उन्होंने इतने तक भी कहा कि आपकी जब प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो थी तो तब भी उनसे मैंने एक मुलाकात में कहा था कि थर्ड ऑप्शन को क्यों नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने कहा है कि बेनजीर भुट्टो इस पर खामोश हो गई। तो वैदिक जी का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी चाहिए कि इस मामले के ऊपर खुल के बात करें। हमने तो देखा कि जब भी मैं आया हूं और थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो खुद पाकिस्तान के रहनुमा के ऊपर खामोश हो जाते हैं। तो अगर इस मुद्दे को हल करना है तो थोड़ा सा यहाँ से भी जुर्रत का मुजाहरा होना चाहिए और थर्ड ऑप्शन के ऊपर खुल के बात होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई चीज ऐसी है कि कोई एडिट करके पेश किए है। जो उन्होंने कहा हमने उसको प्ले किया। अब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर पूरा कंप्लीट इंटरव्यू पड़ा है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई एडिटिंग नहीं की गई। तो मतलब अगर इसको ये समझा जाए कि वो अगर ये कह रहे हैं कि प्लेबिसाइट हो सकता है और एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जा सकती है, ये मतलब नहीं है उनका। मतलब पूरी तरह से आजाद करने की मांग है। ना पाकिस्तान का कोई हक रहेगा ना हिंदुस्तान का रहेगा। उनका मतलब ये रहा होगा, क्या ये माना जाए? ये मतलब भी लिया जा सकता है, क्योंकि जब उनका ये कहना था कि कश्मीरियों को अगर ये महसूस होता है कि उनको गुलाम के तौर पे रखा जा रहा है, तो इस इंप्रेशन को खत्म करना चाहिए, गुलामी वाले ऑप्शन को। और गुलामी का इंप्रेशन उस वक्त ही खत्म होता है कि जब आप किसी को आजादी देते हैं। जब वो ये कह रहे थे कि अगर कश्मीरी समझते हैं कि उनको अपने रहनुमा खुद चुनने का हक हासिल होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें, अपनी मर्जी से जिएं, अपनी मर्जी से अपने मामलात चलाएं, तो मैं नहीं समझता कि इसका मतलब कोई और हो सकता है सिवाय से कि कश्मीरियों को आजादी मिलनी चाहिए। एक चीज और, उनकी मुलाकात हाफिज सईद से हुई, उसको लेकर भी बहुत यहां पर बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर गया हूं और जर्नलिस्ट मिल सकता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या मान लीजिए वहां पर जो इंडियन काउंसलेट है, इंडियन एम्बेसी है, उसको नॉलेज में रही होगी, उनके द्वारा ही ये मुलाकात संभव हो पाई होगी? क्या आपको ऐसा लगता है? ये एक अज्यूम किया जा सकता है, ये माना जा सकता है कि जब दीगर मुलाकातों के बारे में पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन को मालूम था कि वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, इवन कि उन मुलाकातों के अंदर किन अमूर पे, किन इश्यूज पे बात हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि जब इस्लामाबाद में रहे हैं तो उनकी मुलाकातों का उनका इल्म था और जब लाहौर गए हैं तो उनको कुछ पता नहीं होगा। यकीनी तौर पर यह अज्यूम किया जा सकता है कि इंडियन हाई कमीशन को जरूर इल्म होगा कि वैदिक जी लाहौर में कहाँ पे कयाम कर रहे हैं, किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि जब हमने दोनों देशों के दरमियान देखे कि जब इस तरह के हाई प्रोफाइल विजिट्स होते हैं तो जरूर एक नजर रखी जाती है कि भी लोग कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, किन किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वो एक नजर के नीचे होते हैं। ऐसा नहीं है कि नजर चुका के कोई किसी से जाके मिले और किसी को मालूम ना हो कि किससे कौन मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रुख है इस पर? क्या अभी तक जब से ये बात सामने आई है पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, क्या रुख है उसका? अभी तक हमें कोई ऑफिशियल इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया। हम कहें कि फॉरेन ऑफिस जो है वो राइट फोरम है, अभी तक पाकिस्तान का
फौरन ऑफिस मामले पे खामोश है और किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा कि क्या वो ये कहे कि वैदिक जी जब आए थे तो क्या वो जाती हैसियत में आए थे, उनकी जो मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर से, मुशीर खारजा सरताज अजीज जी से और दीगर लोगों से मुलाकात थी, क्या वो जाती हैसियत में मिले हैं या वो एक ऑफिशियल हैसियत में मिले हैं? अभी तक पाकिस्तान की वज़ारत खारजा इस मामले पे कोई क्लैरिटी देने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। एक बहुत संक्षेप में एक सवाल और, क्या हाफिज सईद से किसी भारतीय जर्नलिस्ट का मिलना इतना आसान लगता है आपको? अगर कोई यहां पर ट्राई करे कि हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, अगर मैं ट्राई करूं तो क्या ये पॉसिबल है कि वहां पर जो भी एजेंसीज हैं, वो चाहे एम्बेसी हो जाए या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो जाए या ISI हो जाए, उनकी परमिशन के बिना क्या पॉसिबल है हाफिज सईद से मिलना? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने ज्यादा एक्सेसिबल हैं और पाकिस्तान के मीडिया की हद तक तो शायद कहूँ कि कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कोई फॉरेन जर्नलिस्ट अगर मिलना चाहे तो इतना आसान नहीं होता कि इतने आसानी से मुलाकात हो पाए। यकीनन उसके अंदर मुश्किलात हैं, इतनी आसानी से मुलाकात नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शराजी हमसे बात करने के लिए। इफ्तिखार शराजी डॉन के पत्रकार जिन्होंने वेद प्रताप वैदिक का इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि जो सवाल उन्होंने किया था कश्मीर को लेकर और क्या जवाब वेद प्रताप वैदिक ने दिया, लेकिन अब वेद प्रताप वैदिक कह रहे हैं कि मेरी पूरी बात को नहीं दिखाया गया और उसको काट छांट कर दिखाया गया है और ये मेरे साथ गलत हो रहा है, अनैतिक हो रहा है, अनैतिक पत्रकार इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ एक्सप्रेस से बोले डॉन के पत्रकार इफ्तिखार शराजी, वैदिक जी ने बोला कश्मीर पर खुलकर दोनों देश बातचीत करें। आपको बता दें कि इस बार और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें हम परिचय कराते चलें, देवेंद्र शास्त्री हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार और दोपहर सामना के संपादक हमारे साथ हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। सभी मेहमानों का स्वागत। वैदिक का बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर कश्मीर को लेकर जिन्होंने बयान दिया। ब्रेक में जाने से पहले आपने सुना पाकिस्तान के पत्रकार जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, उनका क्या कहना था। हमारे साथ जो मेहमान हैं अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे शुरुआत करूंगा। अखिलेश जी, कश्मीर को अभी तक हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर चर्चा थी, अब जो ये इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कश्मीर को आज़ाद करने की बात की कि दोनों को मिला दीजिए, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये किस हैसियत से बोल रहे हैं वो? क्या एक पत्रकार की ओपिनियन है या फिर इसके पीछे कहीं कोई एक संदेश है, किसी की बैकिंग है, किसी की फीलिंग है? देखिए, एक डेलीगेशन में ये गए थे, उसमें 14 लोग थे उस डेलीगेशन में, उसमें जर्नलिस्ट भी थे, और वो डेलीगेशन दूसरे दिन वापस आ गया। अकेले ये रुके, करीब 15 दिनों से ज़्यादा दिन वो रुके, और वहाँ पे क्या क्या किया, कैसे किया, एक एक करके अब परत दर परत खुल के सामने आ रही है। उसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि ये मोदी जी के थिंक टैंक के खास सिपा सालार थे। उस थिंक टैंक के जो और सिपा सालार थे वो इस हुकूमत में, हिंदुस्तान की हुकूमत में सबसे पावरफुल पोस्टों पे वो उनकी तैनाती हो चुकी है। विवेकानंद फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। उस वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, टीवी में इंटरव्यू देते हैं तो ऐसे देते हैं जैसे देश का कोई विदेश मंत्री दे रहा हो। तो निश्चित रूप से बिना वहाँ की सरकार, वहाँ की एम्बेसी, यहाँ से दिए गए निर्देश के बगैर ये इस तरह से इतने एक्सेसिबल ना सईद को हो सकते हैं, ना वहाँ के हुक्मरानों को हो सकते हैं, और इतना अगर वेटेज इनको नहीं प्राप्त हुआ होता या इसकी जानकारी वहाँ के मीडिया को नहीं होती तो एक जर्नलिस्ट का वहाँ का इतना बड़ा चैनल इंटरव्यू क्यों ले रहा है? ठीक है, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट, 2 पार्ट इसके हैं, एक हाफिज सईद, दूसरा एक इंटरव्यू। हाफिज सईद से इन्होंने क्या बात की, जो ये बता रहे हैं वो हम जान रहे हैं। हम कैसे ये यकीन करें कि जो ये कह रहे हैं बस उतना ही है? हमारे पास यकीन करने के लिए क्या माध्यम है? न इनके पास कैमरा था। अगर आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आपके पास एक कैमरा होना चाहिए था जिससे आप कह सकते थे कि हमने ये बात की। आपके पास एक रिकॉर्डर ही होता कि चलो आपने ये बात की, ये सवाल किया। आप चलो ये भी नहीं था, आपके पास कागज कलम ही रहा होता। ठीक है, ये भी नहीं था। ठीक है, तो किस हैसियत से आप हिंदुस्तान के लोग कैसे ये यकीन करें कि जो आप कह रहे हैं सिर्फ उतनी ही बात हुई? ठीक है, इस पर बीजेपी का रिएक्शन लेके गए विजेंद्र जी, क्या किसी और चीजों पे बात हुई? विजेंद्र जी से एक रिएक्शन लेता हूं, लेकिन राज्यसभा में कुछ इस समय हो रहा है। विजेंद्र जी, आता हूं आपके पास। राज्यसभा में सुषमा स्वराज कुछ कह रही हैं। इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसमें कोई बैक चैनल नहीं है, और मैं केवल अप्रूव नहीं कर रही इस मीटिंग को, मैं यहां खड़े होकर के कहना चाहती हूं कि मुंबई हमले का मुख्य आरोपी
उससे ये मुलाकात केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है बल्कि भत्सना के काबिल है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूं। और जो बातें आज आपने सुनी है, इंटरव्यू पे हमने भी आज ही सुनी है, जो बातें उन्होंने कश्मीर के बारे में कही हैं, हम पूरी तरह से इन बातों से अपने आप को अलग करते हैं। जो बात अभी कही नरेश अग्रवाल जी ने, मैंने अभी तक नहीं सुनी कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बात कही है कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर को पता था। पहले भी हाई कमिश्नर के बारे में सवाल आया तो मैं बता दूं कि हमने हाई कमिश्नर से इस पर फुल रिपोर्ट मांगी है। अभी वो रिपोर्ट अपेक्षित है, वो रिपोर्ट आई नहीं है। हमने हाई कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांगी है और मैं सदन को आश्वस्त करती हूं कि वो रिपोर्ट आने के बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाई कमिश्नर ने क्या। थैंक यू वेरी मच। नाउ द बजट रेलवेज 2014-15 जनरल डिस्कशन। सुषमा स्वराज रेलवेज, सुषमा स्वराज भर्त्सना करते हुए कि अब मैं जैसे से बीजेपी या सरकार कहें, बीजेपी के वरिष्ठ लोग या फिर कहें सरकार को के वरिष्ठ मंत्रियों को पता चल रहा है कि कश्मीर पर यह बयान है, तो ये पहली बार भर्त्सना करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वैदिक के बयान से हम खुद को अलग करते हैं। सुषमा स्वराज ने अभी ये बयान दिया, वैदिक के बयान से हम खुद को अलग करते हैं, सुषमा स्वराज। और साथ ही पाकिस्तान हाई कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद ही सदन को बताया जाएगा कि अगर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को इस मुलाकात के बारे में पता था तो फिर उसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात और कश्मीर पर दिए गए इंटरव्यू पर सरकार अपने आप को अलग कर रही है। वैदिक के बयान से हम खुद को अलग करते हैं, सुषमा स्वराज ने अब से कुछ समय पहले ये सदन में कहा, संसद में, और हमने पाकिस्तान हाई कमीशन से इस पर रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद सदन को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। हम इस मुलाकात को खारिज करते हैं। मुलाकात जो कि हाफिज सईद के साथ हुई, वैदिक के बयान से सरकार अपने आप को अलग करती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसद को ये आश्वासन, ये बयान, और हमने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब वैदिक के बयान से खुद को अलग किया है और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन 2 दिन से चल रहा हंगामा जिस पर सरकार बैकफुट पर थी, उस पर अब सरकार अपने आप को अलग कर रही है। हमारे साथ विजेंद्र जी हैं। विजेंद्र जी, क्या ये देरी से उठाया गया कदम है? कल से इस बारे में हंगामा है और सरकार पर आरोप लग रहा है कि देखिए आपके बीजेपी के थिंक टैंक से जुड़े रहे हैं, कई मंत्रियों के नजदीक हैं। अब जाकर सरकार कह रही है कि जैसे ही पता चला कि देखिए कश्मीर पर उनका ये इंटरव्यू आया है, सरकार अब अलग कर रही है। क्या ये देरी से उठाया गया कदम है? ये 2 घटनाएं हैं। एक घटना हाफिज सईद से मुलाकात और दूसरी घटना इंटरव्यू, डॉन को इंटरव्यू देना। दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक पत्रकार हैं, एक इंडिविजुअल हैं, ये कोई संस्था नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये किसी से संबद्ध नहीं है, ये कोई प्रभावित करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, ये कोई आंदोलन नहीं है। तो सुषमा स्वराज को ये क्यों कहना पड़ा कि हम अलग करते हैं? और उसको इतना महत्व, उसको 1 मिनट, उसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, मुझे मेरी समझ के परे। गलत बोल रहे हैं। 120 करोड़ भारतीय हैं, उसमें हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी प्रतिभाएं रखते हैं और अपने अपने तरह के विचार। अभी नहीं, सवाल विजेंद्र जी यहाँ पर ये है, सवाल रेफरेंडम की बात कही थी। सवाल विजेंद्र जी यहाँ पर है कि सरकार की जो हैंडलिंग है, जो भी क्राइसिस हुआ, जो भी आरोप आए, जो एक नई चीज सामने आई, सरकार हैंडल कैसे करती है? अब सरकार कह रही है कि हम अलग करते हैं अपने आप को, यानी कि अब तक जोड़ के चल रहे थे क्या आप? सवाल है कि क्या अभी तक आप ये मान रहे थे कि कोई एसोसिएशन है, अब अलग करना पड़ा? कल को ये बयान आ जाए, कल को मान लीजिए कुछ और चीज सामने आ जाती है तो क्या करेंगे? सवाल ये है। अगर राज्यसभा में मामला उठेगा, विपक्ष कोई मामला उठाएगा, तो सरकार की जिम्मेदारी है जवाब देना। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। नहीं, तो इसमें यह भी तो जवाब हो सकता था कि एक इंडिविजुअल कोई भी बात रखता है, उससे सरकार का क्या मतलब है? अगर कश्मीर पर तो बयान रखने वाले प्रशांत भूषण भी हैं, कश्मीर पर तो बयान रखने वाले हुर्रियत के तमाम नेता भी हैं, तो फिर सरकार सबके बारे में क्यों सफाई दे रही है कि हम अलग करते हैं उसको? एक व्यक्ति के बारे में ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हम अपने को सरकार अलग कर रही है? यही तो हम मैं बता रहा हूं कि जो लोग निभा रहे हैं संसद के अंदर, जो संसद के अंदर, देखिए वैदिक जी पिछले कई वर्षों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और बीजेपी का जो थिंक टैंक है, बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में जिसमें मोदी जी भी, पहले अडवाणी जी आते हैं, वैदिक जी उसमें करने दी जाए जी।
जी अखिलेश जी, पहले तमाम कार्यक्रमों को इन्होंने किया और उसमें ये लोग अतीत थे। ठीक है अखिलेश जी, आपकी बात पूरी होने दीजिए। जितने आपने 15 सवाल पूछे जी जी, और मुझे आधा मिनट का समय नहीं दिया आपने 15 सवालों का जवाब देने के लिए। उनका कहना है कि ये बीजेपी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के थिंक टैंक से जुड़े रहे हैं। यही असलियत यही है कि कांग्रेस जो इस समय हताशा में है, वो येन केन प्रकरण हर मुद्दे में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करती है और उसमें से ये आभास कराने की कोशिश करती है कि ये वास्तविकता ये नहीं ये है, और उसको भारतीय जनता पार्टी पर मरने की कोशिश करती है। तो ये जो मानसिकता है कांग्रेस की कि जिसको कहते हैं मौका तो आप दे रहे हैं ना, हरा दिखता है, मौका तो बीजेपी दे रही है कांग्रेस को। इनको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल मौका नहीं दे रही, आप जबरदस्ती इस पर चर्चा करा रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार इस तरह की बात करता है, ठीक है तो वेद प्रताप वैदिक का जो बयान है, उसके बाद आज अभी से कुछ समय पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन में कहा कि हम अपने आप को इससे अलग करते हैं, वेद प्रताप वैदिक के बयान से खुद को अलग करते हैं। वैदिक ने दरअसल कश्मीर पर दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों कश्मीर को, यदि दोनों के देशों की सरकार अगर राजी हो जाएं और कश्मीर के लोग भी अगर मिला दिए जाएं, खासकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और कश्मीर को मिला दिया जाए, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है। इसको लेकर हंगामा हुआ, संसद में हंगामा हुआ। उस पर सुषमा स्वराज ने कहा कि हम अपने आप को अलग करते हैं। का जवाब दे दूं कि भारत सरकार वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मीटिंग को पूरी तरह डिसअप्रूव करती है। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हिडन एजेंडा या कोई बैक चैनल हो। जहां तक आनंद भाई का कहना है साइलेंस इज इंट्रीगिंग, साइलेंस है ही कहां। कल अरुण जेटली बोले जो सदन के नेता थे, आज मैं स्वयं उपस्थित हो गई, तो मौन तो हम है ही नहीं, साइलेंस है ही नहीं, तो इंट्रीगिंग क्या होगा। जो बात यहां कही नेता प्रतिपक्ष ने कि एक डेलीगेशन गया था, उनको वीजा कुछ को 2-3 दिन का मिला, कुछ को 3 हफ्ते का मिला, ये कैसे मिला। वीजा गुलाम नबी आज़ाद जानते हैं कि भारत सरकार नहीं देती, पाकिस्तान का वीजा पाकिस्तान की सरकार देती है, और जो जितने दिन के लिए मांगता है उसके लिए देती है। जो डेलीगेशन के बाकी मेंबरान थे, उन्होंने 3 दिन का मांगा होगा तो 3 दिन का मिल गया, इन्होंने 15 दिन का मांगा होगा तो 15 दिन का मिल गया। इसलिए इसमें कुछ इंट्रीगिंग नहीं है, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसमें कोई बैक चैनल नहीं है। और मैं केवल डिसअप्रूव नहीं कर रही इस मीटिंग को, मैं यहां खड़े होकर के कहना चाहती हूं कि मुंबई हमले का मुख्य आरोपी, उससे यह मुलाकात केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है बल्कि भत्सना के काबिल है, और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूं। और जो बातें आज आपने सुनी है, इंटरव्यू पे हमने भी आज ही सुनी है, जो बातें उन्होंने कश्मीर के बारे में कही हैं, हम पूरी तरह से इन बातों से अपने आप को अलग करते हैं। जो बात अभी कही नरेश अग्रवाल जी ने, मैंने अभी तक नहीं सुनी कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बात कही है कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर को पता था। पहले भी हाई कमिश्नर के बारे में सवाल आया तो मैं बता दूं कि हमने हाई कमिश्नर से इस पर फुल रिपोर्ट मांगी है। अभी वो रिपोर्ट अपेक्षित है, वो रिपोर्ट आई नहीं है। हमने हाई कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांगी है और मैं सदन को आश्वस्त करती हूं कि वो रिपोर्ट आने के बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाई कमिश्नर ने क्या। तो सबसे पहले तो मैं मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में ये बयान दिया। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज ने वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात को खारिज कर दिया, उसकी निंदा की है। मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद से वैदिक का मिलना मुंबई हमले के पीड़ितों को भी नागवार गुजरा है। 26/11 के पीड़ित एक सुर में वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात का विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या वैदिक का हाफिज सईद से मिलना मुंबई हमले के पीड़ितों का अपमान है? मोदी जी हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात पर मुंबई हमले के पीड़ितों का दर्द सुनिए। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अपना भारतीय पत्रकार जाके वहाँ बैठ रहा है, उससे बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। एक हिंदुस्तानी ने हाफिज सईद से मुलाकात क्यों की? 26/11 के पीड़ित को इस सवाल का जवाब चाहिए। मोदी सरकार को भी जो हाफिज सईद हो तो कच्छ राजस्थान में जाके बिंदास बंधन बांट रहा है, पैसा दे रहा है, सब कर रहा है, वो तो आतंकवादी है, उसको कुछ पकड़ रहे नहीं, आप एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ देखते जा रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए। अभी पूना में भी बम ब्लास्ट हो रहा है, उस बारे में भी किसने कुछ किया नहीं है। जिस हाफिज सईद ने मुंबई को दहलाया, उसके दर पर क्यों गए वेद प्रताप वैदिक? 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से भारतीय पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात से
मुंबई हमले के पीड़ित बेहद नाराज हैं। ये देविका रोटवान है। देविका को 26/11 हमले में हाफिज सईद के भेजे आतंकवादियों की गोली लगी थी। खुशकिस्मती से देविका किसी तरह बच गई। देविका ने बेखौफ होकर मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा आतंकी आमिर अजमल कसाब के खिलाफ गवाही दी थी और उसे फांसी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं देविका आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रही है कि जैसे भी हो मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद को फांसी दो। बॉर्डर पे जो लड़ते हैं उन लोग को शहीद हुए, उनको इतनी तकलीफें आ रही है। आज 26/11 में जितने मैं हूँ, मुझसे ज्यादा जो विक्टिम है, उन लोग को घायल हुए, जिसके घर में मरे, हम लोग को आज कितनी तकलीफ आ रही है। गवर्नमेंट को क्या मालूम, वो तो सिर्फ बोलते जाते हम ये करेगा वो करेगा, करके दिखाना चाहिए। मैं मोदी सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आप दाऊद को पकड़े और ये कसाब का जो मास्टर माइंड है उसको पकड़ के दोनों को फांसी की सजा देना चाहिए। मुंबई हमले के दूसरे पीड़ित संतोष वीर। 26/11 के आतंकवादी हमले में संतोष बुरी तरह जख्मी हो गए थे। संतोष के हाथ और पैर में काफी चोट पहुंची थी। संतोष के मुताबिक हाफिज सईद मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार है और वो भी हाफिज से वैदिक की मुलाकात पर कड़ा एतराज जता रहे हैं। भारत में आने से पहले जो उसने जख्म दिए है हमारे मुंबई के नागरिक पे, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, वो जख्म कभी उसके आने से धुलने वाला नहीं है। हम उसका हिंदुस्तान में आने का विरोध करते हैं और विरोध इसके आया हो हिंदुस्तान में, तो जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मुंबई का नागरिक करके मैं वहाँ पे उसका विरोध करूंगा। हाफिज सईद के भेजे आतंकियों ने संतोष को किस तरह गहरा जख्म दिया था, खुद संतोष वीर से सुनिए। उस वक्त का हादसा आज भी मेरे नस नस में, जहन में घूम रहा है कि मेरे साथ का एक लड़का उसमें मर चुका था। आपके भी हाथ में गोली लगी थी, वो क्या हुआ था आपके साथ, वो बताइए। मेरे साथ में जब मुंबई पे हल्ला हो गया, जब नरीमन उस पे मैं था और जब मेरे हाथ में, मेरे पैर में जब आतंकवादी ने जो हैंड ग्रेनेड फेंका, उसमें मैं विक्टिम हो गया था। उस आतंकवादी के छर्रा आज भी मेरे पैर में है, उसका दर्द भी मुझे आज महसूस होता, आगे भी होता रहेगा। मुंबई हमले में शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिता के उन्नीकृष्णन ने भी वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात का विरोध किया है। बाबा रामदेव जी थिंकिंग दैट मिस्टर वैदिक वाज trying to change the mind of Mr. Hafiz Saeed, the #1 enemy of India. It is very, very surprising and I am very frustrated by that. मुंबई हमले में शहीदों के परिवार और पीड़ितों की मांग है कि सबसे बड़े दहशतगर्द से मुलाकात पर वैदिक के खिलाफ भारत सरकार कार्रवाई करे। मुंबई से न्यूज एक्सप्रेस के लिए हर्षा शर्मा और शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। और इस बीच में आपको बता दें कि हमारे साथ मुकेश अग्रवाल भी हैं, जो कि विक्टिम हैं 26/11 हमलों के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, आपका स्वागत है। लेकिन प्रेम शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार और सामना के संपादक हमारे साथ हैं और देवेंद्र शास्त्री भी हैं। प्रेम जी, एक सवाल आपसे, अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात, उनका बयान, अखिलेश जी आता हूँ आपके पास, इसको लेकर चर्चा है। पत्रकार वो कह रहे हैं कि देखिए ये मेरा अपना एक जर्नलिस्टिक मेरा राइट है, मैं किसी भी अपने सोर्स से मिलूँ, किसी भी आदमी से मिलूँ, इससे पहले भी मैं मिलता रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है प्रेम जी? प्रेम शुक्ला तक आवाज नहीं पहुंची। लेकिन यही सवाल मेरा देवेंद्र शास्त्री जी से। देवेंद्र जी, क्या ये सिर्फ एक पत्रकार की अपनी एक्सरसाइज है या फिर उस पत्रकार की संभवतः एक बड़ा बनने की, नेतागिरी करने की एक कोशिश है और जो संभवतः उनके ऊपर उल्टी पड़ गई है? देखिए, अभी ये जो बात चल रही है पूरी, इसमें 2-3 चीज़ें एकदम साफ हैं कि ये एक वैदिक जी की जो पाकिस्तान विजिट थी, एक पीस जो इंस्टीट्यूट है उसके तहत ऑर्गेनाइज थी, जिसमें कांग्रेसी भी शामिल थे। लेकिन पत्रकार की हैसियत से वैदिक जी जब वहाँ पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये एक बहुत ही टिपिकल केस बन गया है, जिसमें पत्रकार को कैसे बिहेव करना चाहिए वो पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वैदिक जी अगर ये मान लेते कि उनसे पत्रकार की हैसियत से काम करते हुए कुछ गलतियां हुई, वो एक डिप्लोमेट की तरह से और बैक चैनल काम करने वाले व्यक्ति की हैसियत से नहीं गए थे, तो पत्रकार के रूप में गए थे और पत्रकार के रूप में ही वो काम करते, तो जैसे कि ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं कि भाई उनके पास पत्रकार के नाते क्या इक्विपमेंट ऐसे थे कि ये प्रूव हो कि वो उनका साक्षात्कार कर रहे थे। वैदिक जी अभी भी ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। ये मैं समझता हूँ कि वैदिक जी की ये जो बयानबाजी है ये गलत है।
क्या ये वो तबका है जो कि आमतौर पर एंटी इंडिया बातें करो, भारत विरोधी बातें करो, पाकिस्तान जाकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर बातें करो ताकि कम से कम पाकिस्तान में मीडिया आपको बुलाएगा, इंटरव्यू करेगा और उसके चर्चा होगी, बदनाम होगा तो नाम तो होगा ही, ये वो कोशिश भी हो सकती है? नहीं, देखिए ये जो इंटरव्यू हुआ वो मैंने भी सुना है, उसमें उन्होंने ये बात कही तो है कि भाई कश्मीर, दोनों कश्मीर को मिला करके एक कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सारी बातें किंतु परंतु के साथ कही हैं कि इससे ये नुकसान होगा, इससे वो नुकसान होगा, कश्मीर एक हो जाएंगे तो कश्मीर खुद एक प्रॉब्लम बन जाएगा बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए भी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन पत्रकार को किस तरह से मूव करना चाहिए उसको, ये वो ठीक नहीं कर पाए, उसको अपने कंधे पर सारे बोझ नहीं ले लेने चाहिए। वो जो फाइन लाइन होनी चाहिए वो एक जो लक्ष्मण रेखा पत्रकार की और एक इस तरह के व्यवहार करने वाले व्यक्ति के बीच में होने चाहिए, संभवतः वो क्रॉस कर दिया उन्होंने।